प्रिय विद्यार्थियों, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आप सभी लोगों के लिए, विज्ञान का 2024 का कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या था कि ये जो सॉल्यूशन था इस पेपर का आप लोग कराया जा रहा है, एक पेपर का ही पूरा का पूरा, जिसमें कि 20 बहुविकल्पी जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो आप लोगों को पहले ही कराई जा चुकी है। देखिए ये प्रश्न था आप लोगों का, और इसको देख कर जाइएगा आप सभी लोग, ठीक है। देखिए तीनों वीडियोस आप लोग को बन रही है, तीसरा वीडियो है और लास्ट वीडियो, ठीक है। और देखिए उपभाग सेकंड में जो था आप लोग का केमिस्ट्री था, उसके बाद फिर आप लोग क्या था, जो जीव विज्ञान है वो भी था आपका। उसके बाद देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर हम लोग जब बात किए थे, यानी उपभाग सेकंड में जब हम लोग पहुंचे थे, यानी यहाँ पर जो आप लोग खंड ब जो था उपभाग फर्स्ट में, ये सब प्रश्नों पर भी बात हो चुका है आप लोगों के साथ पूरा अच्छे से। और यहाँ पर हम लोग जब चलते हैं डिस्टेंस, देखिए वीडियो में जो मुख्य इंपॉर्टेंट हम लोग का है, यहाँ से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है आज का, देखिए जिंक सल्फाइड वाला ये भी हो गया था, रसायन विज्ञान की भी बात हो गई थी। चलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा डिस्कशन, इसका डिस्कशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसको आप लोग देख सकते हैं, डीजे सर चैनल पर ही है, इस वीडियो के जस्ट ऊपर ही देखेंगे तो मिल जाएगा आप लोग को उन वीडियो का लिंक, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग को चलना है, यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो है डिस्टेंस, देखिए ये संक्षारण हो गया था, फास्फोरस कोटिंग हो गया था। अब चलिए यहाँ से जो है, ठीक है डिस्टेंस, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई आप सभी लोगों के लिए। विज्ञान की ये श्रृंखला है, पूरे वीडियो के सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप किए हुए। मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न का क्या है, मनुष्य में पाए जाने वाले जो दांतों के प्रकार क्या हैं, कितने हैं, और उनके कार्यों का वर्णन भी करना है। देखिए मनुष्य में अगर देखा जाए तो 4 मुख्य प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4। इसमें अगर नाम की लिया जाए लोग का, तो कृंतक, कौन है? कृंतक, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर और साथ ही साथ दाढ़, ठीक है ना। कौन कौन हो जाएगा आप लोगों का? देखिए यहाँ पर दाढ़ हो जाएगा, प्रीमोलर हो जाएगा, कैनाइन हो जाएगा और कृंतक हो जाएगा, ठीक। प्रत्येक प्रकार के दांत का एक विशिष्ट आकार और कार्य होता है, जो भोजन को काटने और फाड़ने और पीसने में मदद करता है, ठीक है। भोजन को काटने, फाड़ने और पीसने में देखा जाए तो मुख्य रूप से इनका क्या होता है? मुख्य रूप से योगदान होता है। चलिए अब हम समझते हैं, एक एक लोगों को देखा जाए डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न है डिस्टेंस, ठीक है। इसको देख कर जाइएगा और वीडियो को तो बिना स्किप किए हुए देखिएगा नहीं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए कृंतक के बारे में बात करें तो सामने के दांत होते हैं और इनका उपयोग जो होता है भोजन को काटने और चबाने में किया जाता है, ठीक है। सामने के जो दांत होते हैं उनको हम लोग कृंतक बोलते हैं, और भोजन को काटना और इनको चबाना मुख्य रूप से इस दांत का काम होता है। उनके पास एक सपाट होती है, छेनी के आकार की, और किनारा होता है जो उन्हें इस उद्देश्य के लिए, यानी कृंतक के लिए, कृंतक का जो काम है उसके लिए वो बनाता है उपयुक्त रूप से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हम लोग यहाँ पर कैनाइन की ओर। देखिए कैनाइन का काम क्या है? कैनाइन जो दांत होता है, देखिए जिन्हें पुच्छल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कृंतकों के बगल में नुकीले दांत होते हैं। कैनाइन जो होता है वो पुच्छल के नाम से भी जाना जाता है, और कृंतकों के बगल में नुकीले दांत होते हैं। इनका उपयोग भोजन को फाड़ने और फाड़ने के लिए किया जाता है, और उनका नुकीला आकार जो होता है इस कार्य में मदद करता है। देखिए डिस्टेंस, थोड़ा सा बनाने में हम लोग को जो स्पोर्ट वगैरह करने में जानते हैं, इतने उतनी टेक्नोलॉजी हम लोग के पास नहीं है, नहीं तो फिगर वगैरह लेके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। और यहाँ पर सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है डिस्टेंस। एक के बाद एक सेशन बनाना तुरंत, फिर जान ही रहे हैं आप लोग कि थोड़ा सा कठिन हो जाता है, फिगर वगैरह नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग अपने हिसाब से देखिए इसको तैयार कर लीजिएगा। प्रीमोलर देखिए क्या होता है, जिन्हें बाइस्पीड्स भी कहा जाता है, देखिए इनका, और कैनाइन के पीछे होते हैं ये, ठीक है। प्रीमोलर था पहले तो आपका मिला कृंतक, उसके बाद कैनाइन मिला, फिर उसके पीछे कौन मिला? प्रीमोलर मिला। ये देखिए क्या होता है, लकीरों के साथ एक सपाट सतह होती है। इनका उपयोग भोजन को कुचलने और पीसने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। भोजन को कूचना और उन्हें पीसना जो होता है मुख्य रूप से किसका काम होता है? प्री मोलर का काम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। दाढ़, देखिए दाढ़ क्या होता है? मुंह के पीछे बड़े चपटे दांत होते हैं। इनका सतह जो होता है क्षेत्र बड़ा होता है, और इनका उपयोग भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने और चबाने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दांत जो होता है भोजन को छोटे और अधिक आसानी से पचने योग्य बनाने में जो होता है हमारा मदद करता है, ठीक है ना। और शरीर का जो है ढांचागत तैयार होने में भी देखिए दांत का बहुत बड़ा योगदान होता है। और पोषक तत्व तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जानते हैं कैल्शियम वगैरह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, खासतौर पर देखा जाए दांतों के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए क्या है, रंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, रंध्र क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए स्टोमेटा के बारे में बात किया जाए, स्टोमेटा पौधों की पत्तियों और तनों की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। स्टोमेटा क्या होते हैं डिस्टेंस?
पौधों की पत्तियों और तनों की सतह पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जब आप लेंस लेकर किसी पत्ती को देखेंगे तो उसमें आपको छेदा छेदा यानी छिद्र दिखेगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, जो गैस विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं वे दो विशेष कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिन्हें गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, महत्वपूर्ण रहेगा ये, गार्ड कोशिकाएं इसको कहते हैं। और जो रंध्र के छिद्रों के खुलने और बंद होने को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, कौन, जो ये होते हैं आप सभी लोग के ना। ठीक है, ये हो जाएंगे आप लोगों के, वो स्टोमेटा की बात हो रही है। रंध्र क्या होता है, मुख्य रूप से पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाने वाले और वे तनों और पौधों के अन्य भागों पर भी मौजूद हो सकते हैं। देखिए स्टोमेटा की बात हो रही है तो स्टोमेटा का जो मुख्य कार्य होता है पौधों और उसके पर्यावरण के बीच कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जल वाष्प जैसी गैसों के आदान प्रदान की विनियमित करना होता है। ठीक है ना, क्या होता है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, O2, जल वाष्प हो गया, गैसों का आदान प्रदान करने का वो एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। ठीक है ना, स्टोमेटा की जो हम लोग बात करें, जिस छिद्र की रंध्र की बात कर रहे हैं आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रकाश संश्लेषण में इसका सबसे बड़ा यूज देखा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के माध्यम से क्या होता है, पत्ती में प्रवेश करते हैं। उन्हीं रंध्र के माध्यम से स्टोमेटा जो है, रंध्र जो है, उन्हीं रंध्र के माध्यम से जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जब प्रक्रिया होती है तो उसके अंदर वो प्रवेश करते हैं। उसी समय देखिए क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, ऑक्सीजन भी उत्पन्न होता है और रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ा भी जाता है। एक तरीके से देखा है तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कौन, रंध्र जो होते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका भी निभाते हैं। और वाष्पोत्सर्जन में देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हैं ये। देखिए हालांकि देखा जाए तो पौधा सूखे और पानी के तनाव के दौरान जो होता है, पानी के नुकसान के कम होने के लिए रंध्रों के खुलने और बंद होने को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, कौन, जो ये मुख्य रूप से होते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो रंध्र का कार्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना वायुमंडल में, ये सबसे बड़ा योगदान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए सब एक से बढ़कर एक प्रश्न है। आनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। आनुवांशिकता का जनक कौन है, उन्हें आनुवंशिकता के नाम आनुवंशिकता के नाम के कौन से नियम दिए हैं। ठीक है, देखिए आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है, माता पिता से संतानों में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है ना, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो होता है आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, जैसे वो बहुत सारे हो गए, चेहरे की बनावट हो गई या और भी हो गए, मतलब जितने भी पूरी की पूरी आनुवंशिकता, डीएनए कहा जाता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, मुख्य आनुवंशिकता देखिए माता पिता से संतानों में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, भेजना होता है। यह वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा एक संतान क्या होते हैं, अपने माता पिता से जीन प्राप्त करते हैं जो उसकी भौतिक और जैव रासायनिक विशेषताओं का निर्धारण करती है। भौतिक और जैव रासायनिक विशेषताओं का निर्धारण करती है। देखिए आनुवंशिकता के बारे में थोड़ा सा और बात करें तो देखिए जनक जो थे ग्रेगर मेंडल थे। तो आनुवंशिकता के जो जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और ये एक ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक थे ना, और ऑगस्टियन तपस्वी भी थे। कौन, जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी। ठीक है, आनुवंशिकता के जनक कौन है, जॉन मेंडल। बहुत ही महत्वपूर्ण, मटर के पौधे पर इन्होंने दिया हुआ था रिसर्च, अपना रिसर्च बहुत ही जबरदस्त है वो, और हर बार पूछा जाता है। जिन्हें अक्सर आधुनिक आनुवंशिकी के पिता भी कहा जाता है। किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को आधुनिक आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये आप लोगों का, सर्च करो बेटा, देखो कहाँ है रूप में जाना। देखिए 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, मटर के पौधों पर देखिए जो थे मेंडल साहब जो थे वो एक अभूतपूर्व जो इन्होंने अपना एक रिसर्च दिया, और इस रिसर्च की वजह से जो था उनको जाना जाता है। तो मेंडल साहब जो थे वो पौधों में जो था मटर का पौधा यानी मटर के पौधे पर इन्होंने अपना रिसर्च दिया, और रिसर्च में उन्होंने बताया कि किस तरीके से वंशानुक्रम या उसकी व्यवस्थाएं जो होती हैं किस तरीके से कार्य करती हैं। आनुवंशिकता के देखिए 3 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए। सानू बेटा चपका दरवाजा। आनुवंशिकता के देखिए 3 सिद्धांत इन्होंने क्या किए, प्रतिपादित किए, जिन्हें मेंडल के वंशानुक्रम के नियम से जाना जाता है। पहला नियम क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर पृथक्करण का नियम है। क्या है, पृथक्करण का नियम है, जो बताता है कि प्रत्येक जीव में प्रत्येक गुण के लिए 2 एलील होते हैं। क्या होते हैं, 2 एलील होते हैं। यानी प्रत्येक जीव में प्रत्येक गुण, यानी कोई भी अगर वो गुण दिखा रहा है, कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, तो उसके अंदर क्या है, 2 एलील है। और ये एलील जो युग्मक होते हैं निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, कानून स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून, जो बताता है कि विभिन्न लक्षण जो होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विरासत में मिले।
और तीसरा नियम जो होता है प्रभुत्व का नियम होता है, जो बताता है कि एक एलील दूसरे एलील पर हावी हो सकता है। इससे संतानों के फेनोटाइप का निर्धारण होता है। मेंडल ने देखिए मेंडल के काम ने यह समझने के लिए रूपरेखा प्रदान की कि लक्षण की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे स्थानांतरित होते हैं, और आधुनिक आनुवंशिकी के विकास का उन्होंने एक आधार तैयार किया। और आनुवंशिकी के अध्ययन के मौलिक सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो है मेंडल साहब। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है एडिशन, ठीक है ना। इन्हें इन सभी देखिए रिसर्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरे सम्मान के साथ आदर के साथ जो है साइंस की दुनिया में इनका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, मानव हृदय के अनुदैर्ध्य खंड का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय के अनुदैर्ध्य खंड का एक नामांकित चित्र बनाइए और हृदय की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, मानव हृदय थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा उसको बढ़िया से। यहाँ पर हम लोग आपको कुछ टेक्निकल एरर या अभी उतनी डेवलपमेंट नहीं है टेक्नोलॉजी हम लोग के पास, तो इसलिए चीजें नहीं अवेलेबल पा रही है आप लोग के पास। खैर कोई बात नहीं, जब जैसे जैसे हम लोग के डीजे सर चैनल पर सब्सक्राइबर और डीजे सर का परिवार जब बढ़ेगा डीजे सर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी। देखिए मानव हृदय क्या होता है, एक मांसपेशी अंग होता है जो पूरे शरीर में रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार है। हृदय का अनुदैर्ध्य खंड निम्नलिखित संरचनाओं को प्रकट करता है। देखिए डिस्टेंस तीसरे सप्ताह में, यानी जब बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो तीसरे सप्ताह में हृदय बनता है और 5वें सप्ताह में मस्तिष्क बनता है। तो सबसे पहले हृदय बनता है और टुक 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 करना चालू करता है, और लास्ट में वही टुक टुक करना जब स्टॉप करता है तो फिर वहां पर व्यक्ति का कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है ना। देखिए पहला देखिए यहाँ पर कहा गया महत्वपूर्ण जो है अटरिया। तो देखिए हृदय के ऊपरी कक्षों को कहा जाता है अटरिया, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, अटरिया कहा जाता है, तो इसको हम लोग अलिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अलिंद। वे शिराओं से रक्त प्राप्त करते हैं और उसे नीलय में भेजते हैं। क्या करते हैं ये, शिराओं से रक्त प्राप्त करते हैं और नीलय में भेजते हैं। ठीक है, तो पहला कक्ष क्या हो गया, अलिंद हो गया। फिर देखिए क्या होता है, निलय होता है। निलय क्या होता है, हृदय के निचले कक्षों को निलय कहते हैं। वे हृदय से रक्त को शरीर के बाकी हिस्सों में पंप करते हैं। बाया वेंट्रिकल दाएं वेंट्रिकल की तुलना में अधिक मोटा होता है और अधिक मांसल भी होता है, क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है, जबकि दाया वेंट्रिकल जो होता है केवल फेफड़ों में रक्त पंप करता है। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए क्या हो जाएगा, वाल्व, यानी हृदय में 4 वाल्व होते हैं जो रक्त को सही दिशा में प्रवाहित करना सुनिश्चित करते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर होता है, देखिए वाल्व एंट्रिया को निलय से अलग करते हैं, जबकि सेमी लूनर वाल्व निलय को क्या करता है, धमनियों से अलग करते हैं। इसी प्रकार देखिए सेप्टम होता है डिस्टेंस, ये क्या होता है, हृदय में एक मांसपेशी दीवारों द्वारा बाएं और दाएं भागों में विभाजित होता है, जिसे सेप्टम कहते हैं। और हृदय का जो कार्य होता है डिस्टेंस, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त और फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित पंप करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाग होते हैं डिस्टेंस, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार के जैसे तैयार कर सकते हैं इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, इस प्रश्न को भी मत छोड़िएगा डिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो के सभी प्रश्न। परागण को परिभाषित करें और परागण और स्वपरागण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण की विधियां क्या हैं, वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों बात हो रहा है यहाँ पर परागण का। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पराग को फूल के नर प्रजननों अंगों द्वारा किसे मादा प्रजनन अंगों में स्थानांतरित किया जाता है। परागण क्या होता है डिस्टेंस, परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, पराग को फूल के नर प्रजनन अंगों से दिखाया तो मादा प्रजनन अंगों में स्थानांतरित किया जाता है, इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है ना, उसको चेंज किया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है ना, स्थानांतरित जब कर दिया जाता है तो निषेचन होता है और बीजों का उत्पादन होता है। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया क्या होती है, फूलों वाले पौधों के प्रजनन और उनकी प्रजातियों को निरंतरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, और क्रॉस परागकण और स्वपरागकण जो होता है, परागकण की 2 अलग विधियां हैं। देखिए क्रॉस परागकण अलग है और स्वपरागकण अलग है, और ये परागकण के ही भाग है लेकिन अलग अलग है। क्रॉस परागकण तब होता है जब पराग का एक फूल के नर प्रजननों से उसी प्रजाति के दूसरे फूल के मादा प्रजनन अंगों में स्थानांतरित हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस परागकण कहते हैं। यह विभिन्न पौधों विभिन्न माध्यमों जैसे हवा के माध्यम से, पानी या जानवरों से जिनमें कीड़े और पक्षी भी शामिल हैं के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, दूसरी ओर देखिए जो स्वपरागकण होता है वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जब किसी फूल के नर प्रजनन अंगों से पराग उसी फूल के मादा प्रजनन अंगों या उसी पौधे के किसी अन्य फूल में स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, कि भैया ये स्वपरागकण हो गया। ठीक है ना, ये हो जाएगा आप लोगों का। और यहाँ पर देखिए इसकी परागकण की कई विधियां, जिसमें मुख्य रूप से कुछ विधियां हैं, पवन परागकण, कीट परागकण। देखिए हवा द्वारा जो एक फूल के नर प्रजनन अंगों से दूसरे फूल के मादा प्रजनन अंगों तक ले जाया जाता है, इसे हम लोग पवन परागकण कहते हैं। ठीक है ना,
जो बड़ी मात्रा में हल्के वायुजनित पराग पैदा करते हैं। जबकि देखिए दूसरा क्या है, कीट परागकण, तो कीट के द्वारा होता है एडिशन, देखिए मधुमक्खियों के द्वारा होता है, तितलियों के द्वारा, बीटल के द्वारा होता है, तो वही कार्य होता है लेकिन उनके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा, कीट के द्वारा। पक्षी के द्वारा जब होता है तो उसको कुछ पौधे ऐसे के होते हैं पक्षियों को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, जैसे हमिंग बर्ड। तो इन्हें देखिए अक्सर चमकीले रंग के ट्यूबुलर फूल होते हैं, पक्षियों को आने और पराग स्थानांतरित करने के लिए जो है बड़ी मात्रा में अमृत का उत्पादन करते हैं। जल परागकण क्या होता है, कुल जलीय पौधे देखिए फूलों के बीच अपने पराग को स्थानांतरित करने के लिए पानी पर भी निर्भर होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, कि जल परागकण हो गया, ठीक है ना। पानी की गति पराग को अन्य फूलों की मादा प्रजनन अंगों तक ले जाने में जो मदद करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है मुख्य रूप से देखिए जल परागकण के रूप में, ठीक है। तो ये परागकण वाला जो रीडिंग था दोस्तों वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरीके से देखिए आप लोगों को साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर जो है उसका पूरी तरीके से सॉल्यूशन आपको कराया गया। इसे फिगर वगैरह थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के अभाव में दोस्तों फिगर को बहुत अच्छे से नहीं आपको दिखाया गया है, क्योंकि फिगर नहीं इस पर ड्रा किया जा सकता अभी। तो इस तरीके से देखिए फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और आप लोग का बायोलॉजी था, ठीक है। इस पूरे को आप लोग अच्छे से एकदम तैयार कर लीजिएगा, और जितने भी प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये मॉडल पेपर जो था डिस्कस वो आरएम के सेट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट जो एनुअल एग्जाम का आरएम के सेट था उसका सॉल्यूशन कराया गया था, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन थे, 3 सेशन आप लोग को मेरा डिस्कशन तीनों लाइन से आप लोग के पास अवेलेबल है। तो बहुत ही बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोग को आपके एग्जाम के लिए। 29 तारीख को जाइए आप पेपर देने के लिए और जबरदस्त तरीके से इस तीनों सेशन का लाभ उठाइए और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर जरूर कीजिएगा।